बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना ई-कैट फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की हम टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपने इस टेस्ट डिस्कशन को बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और जहां पे आपने मिस्टेक्स की हैं उनको आपने हाईलाइट करना है और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक्स ना करें। बढ़ते हैं पहले MCQ की जानिब। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करना है और हमने एंगल बताना है बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो हमने मैग्नीट्यूड निकाला, वो आ गया √29। अब ये मेन फार्मूला है, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। अब A क्रॉस B का आपके पास आंसर आ चुका है, A और B का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो अब आपने साइन थीटा निकालना है। तो ये देखिए जब वैल्यूज पुट की, हमने इसको सॉल्व किया तो थीटा आ गया साइन इनवर्स √29 डिवाइडेड बाय 9। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ली ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड MCQ आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस A इक्वल्स। अब यहाँ पे आप तवज्जो से बात सुनिए कि जो B क्रॉस A है, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट में जब भी रिजल्टेंट आएगा वो इस प्लेन के प्रीपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि B क्रॉस A का जो आंसर है वो C आ जाता है। तो अब ये जो C है ये B के भी परपेंडिकुलर है, A के भी परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पर अब जो एंगल आ गया, इन्वॉल्व हो गया रिजल्टेंट का, वो 90 डिग्री है। अब जब हम इसका डॉट लेंगे A डॉट C, मैंने ये लेट किया हुआ है कि आपके पास जो B क्रॉस A है ये किसी C वेक्टर के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर एंगल 90 है, तो हमें पता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट में 90 एंगल लें तो cos 90 0 होता है, लिहाजा इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। यहाँ पर मैंने बनाया भी हुआ है कि ये A है, ये B है, तो ये वेक्टर C है जो कि इसके प्रीपेंडिकुलर है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा ऑप्शन। थर्ड MCQ आप अपने सामने देख सकते हैं, एट व्हाट एंगल शुड बी टू फोर्सेस 2F एंड √2F एक्ट सो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज √10। अब यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए फॉर रिजल्टेंट हमें पता है जी ये फार्मूला होता है हमारे पास। हमें यहाँ पर रिजल्टेंट √10 दे दिया, F1 2 दे दिया और F2 √2 दे दिया। अब जब आप इसको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया अल्फा ऑप्शन। 4 MCQ आप अपने सामने देख सकते हो कि आपको जो है 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर A इज इक्वल टू B प्लस C एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ AB एंड C आर 5, 4, 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। देन द एंगल बिटवीन A एंड C। अब यहाँ पर आपने एंगल A और C का निकालना है। अब जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी वो होता है दो वेक्टर्स के दरमियान, मतलब वहां पर B और C के दरमियान एंगल था, लेकिन यहाँ पे सवाल चेंज है, यहाँ पर C और A के दरमियान है। इसको समझिएगा, नई बात है। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, तो ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास B वेक्टर आ गया जो कि 4 के इक्वल है, ये C 3, ये आपके पास A रिजल्टेंट है, ये 5 के इक्वल है। अब आपने C और A के दरमियान एंगल निकालना है। तो ये देखें, ये वो एंगल थीटा है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहाँ पर cos थीटा आप अप्लाई करें तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन स्प्लिट। तो आप एक वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये देखें, मिनिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2D में 2 होते हैं, 3D के अंदर 3 होते हैं, और जनरल हम बात करें तो वो इनफाइनाइट है। लिहाजा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डेल्टा ऑप्शन, मोर देन 4। ओके, इफ वी ट्रेवल 1 माइल ड्यू ईस्ट, 5 माइल ड्यू साउथ, 2 माइल ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 1 माइल ड्यू नॉर्थ, हाउ फार आर वी फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको देखें, ये आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ऊपर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। अब नेट ईस्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट 1 + 2 3 माइल, ये आप देख सकते हैं, ये ईस्टवर्ड पहले वो 1 माइल गया, फिर वो 2 माइल गया, तो हमने कहा 3 आई। नेट
नॉर्थवर्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसको समझिएगा कि पहले वो 1 मीटर ईस्ट जाता है, फिर वो 5 मीटर साउथ जाता है, फिर वो 2 मीटर ईस्ट जाता है, फिर वो 1 मीटर नॉर्थ जाता है। तो ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है नेट, ये होती है +9, लेकिन हमें चाहिए नॉर्थवर्ड। तो नॉर्थवर्ड के लिए इस टोटल में से ये जो साउथ वाली डिस्प्लेसमेंट है इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो यही वजह है -5 + 9 = 4 माइल्स। अब नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई है 3i, चूंकि ये x एक्सिस की जानिब है, +4j ये है y की जानिब। अब ये एक वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 माइल्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट से आप 5 माइल्स की दूरी पे हैं। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका बीटा ऑप्शन। A force makes an angle alpha with a smooth inclined plane act on an object of mass m on the plane as shown in figure। तो अब यहाँ पर आपने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में सेम यही क्वेश्चन है, आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हो। यहाँ जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है आपने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और यहाँ पर 2 फोर्सेस हैं। एक जो फोर्स आपने लेनी है वो F फोर्स है, और दूसरा आपने वेट फोर्स लेनी है। इस M को आप G से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट फोर्स आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 2 डायग्राम में इसको फर्दर जो है किया हुआ है। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हो इस F के। यहाँ पर ये F sin थीटा है और ये F cos थीटा है। इस तरह आप रिजॉल्व मास इनटू कंपोनेंट्स, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल में बनाया हुआ है। ये जो इसका है नॉर्मल रिएक्शन, जो आप इसको टेंशन कह सकते हो, ये बैलेंस हुई है mg cos थीटा से, ये डाउनवर्ड है, ये mg असल है, और ये जो इस तरफ है ये है mg sin थीटा। अब मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो f cos थीटा है, इसको देखिए, ये चाहता है कि बॉडी ऊपर की तरफ जाए, जबकि जो mg sin थीटा है ये चाहता है कि बॉडी डाउनवर्ड जाए। अगर बॉडी अपवर्ड लेके जानी है तो नेट फोर्स जो है वो F cos अल्फा माइनस mg sin थीटा होना चाहिए। सो राइट ऑप्शन आ गई इस MCQ की बीटा ऑप्शन। इफ R एंड F बोथ आर रिवर्स देन टॉर्क, तो याद रखिएगा कि इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन बोथ वेक्टर्स आर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स रिमेन्स अनअल्टर्ड। वंस अगेन ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। वहां पर ये चीज ऐसे बताई गई है कि अगर आप तमाम कंपोनेंट्स रिवर्स कर देंगे तो आप ये बताएं क्या क्रॉस प्रोडक्ट पे कोई असर पड़ेगा। तो आपने कहा था वहां पे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। तो सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया है। राइट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन। द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड A प्लस B इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। छोटा सा MCQ है लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट्स बड़े मजे के हैं। तो ये देखिए जी, इन वेक्टर प्रोडक्ट में पहले बता चुका हूं आपको पिछले सवाल में, द रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स, के A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट है बिलफर्ज वो C है, तो A C के भी परपेंडिकुलर होगा, B C के भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, इन वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट लाइज इन द सेम प्लेन। वेक्टर एडिशन के अंदर जिस प्लेन के अंदर 2 वेक्टर होते हैं, रिजल्टेंट भी उसी प्लेन के अंदर होता है। लिहाजा इस MCQ का जो राइट ऑप्शन बनता है वो बनता है 90 डिग्री, क्योंकि A क्रॉस B में हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, सो राइट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन। अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B इज। अब देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात हुई है। ओके, तो यहाँ पर आपने फार्मूला याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो ये देखिए, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B विल बी A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो ये देखें ये आ गया A क्रॉस B डिवाइडेड बाय AB साइन थीटा। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास चार्ली ऑप्शन। अ बॉडी constrained to move in y direction is subjected to a force of F is equal to -2y plus 15j plus 6k न्यूटन। अब गौर से देखें कि बॉडी सिर्फ y की डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ओके, और यहां पर हमें 3 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, ये x की डायरेक्शन में, ये y और ये z। ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी टू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब हमें वर्क मालूम करना है। हमें पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है फॉर y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में आप सिर्फ यहां पर 15j कंसीडर करेंगे, बाकी 2 कंसीडर नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। आपने इसको प्रोडक्ट लिया और आपका आंसर आ गया 150। सो डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ का राइट ऑप्शन आ गया आपके पास बीटा ऑप्शन 150 जॉल। द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज 7 न्यूटन, देयर डॉट प्रोडक्ट इज। अब आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर वंस अगेन रिजल्टेंट का कंसेप्ट और डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले आप गौर से देखो कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो आंसर है वो 7 न्यूटन है।
मतलब ये कैसे आया, दोनों को ऐड किया। अब दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 7 न्यूटन, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर हो तो एंगल हमेशा होता है 0 डिग्री, ये याद रखिएगा, ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है। अब हमारे पास एंगल आ गया 0 डिग्री, हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड भी है, बी का मैग्नीट्यूड भी है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिया ए बी cos थीटा, पुटिंग वैल्यूज, तो आंसर आ गया 12 न्यूटन। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन हियर। A 45 kg boy is sitting on a seesaw 0.6 meter from balance point as shown. How far on other side 60 kg boy sit so that the seesaw will remain in balance. अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है, हमें पता है कि टॉर्क में हमेशा फोर्स आती है, तो मास को अगर आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेट फोर्स बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल में मैंने सॉल्व किया हुआ है। W इज इक्वल टू एम जी, हम जानते हैं ये फोर्स होती है, यहाँ पर F1 आ गया 45 मल्टीप्लाई बाय 10, मैंने यहाँ पे G10 लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक फोर्स F1 डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये R1 आ गया, तो F1 और R1 जो है ये एक टॉर्क टावन इस साइड पे लग रही है, ये आप देख सकते हो। इस तरह अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर F2 जो है वो 60 मल्टीप्लाई बाय 10, ये वेट फोर्स हमने ले ली, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ये R2 ये हमने मालूम करना है, इधर जो एक टॉर्क एक्ट कर रही है वो टार2 है। ये टॉर्क क्लॉकवाइज और ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें पता है यूजिंग इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स टार1 शुड बी इक्वल टू टार2। पुटिंग वैल्यूज, इसको सॉल्व किया R2 के लिए तो आंसर आ गया 0.45 मीटर। सो हमने कहा सो x इक्वल टू R2 इक्वल टू 0.45 मीटर, कि अगर ये जो 60 kg वाला बच्चा है अगर ये इस पॉइंट से 0.45 मीटर के फासले पे होगा तो ये सीसा बैलेंस हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास डेल्टा ऑप्शन। I डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई, तो यहाँ पर आपके जो हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जे क्रॉस के आई यूनिट वेक्टर होता है, के क्रॉस आई जे यूनिट वेक्टर होता है। सो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, तो 1 + 1 आंसर आ गया 2। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और ए वेक्टर बी वेक्टर के प्रीपेंडिकुलर है, तो आपने बताना है कि एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आप एफएससी में कर चुके हो, ये आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन ही है जिसमें आपने ये प्रूव करना होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स की लेंथ बराबर हो और वे एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर हों तो उनका सम और डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। ये तभी मुमकिन है जब ए और बी प्रीपेंडिकुलर हों। ओके, तो यहाँ पे हमें सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए ए प्लस बी इक्वल है, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये देखो पहले मैंने क्या किया, मैंने इस ए प्लस बी वेक्टर्स का मैंने क्या लिया, स्क्वायर ले लिया, मतलब मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ओके, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है किसकी, ए प्लस बी की, ये आप जानते हो। इस तरह ए माइनस बी की ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो पुटिंग वैल्यूज इसको सॉल्व किया तो देखें एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो आपस में प्रीपेंडिकुलर हो तो उनका सम और डिफरेंस की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ओके, सो राइट ऑप्शन आ गया यहाँ पे डेल्टा 90 डिग्री, हमने एंगल ही फाइंड करना था। इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 and 3 मेकिंग एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस, देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत दफा आया भी हुआ है, ट्रिकी है। दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका सिंपल ये है कि आप इस 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, और आप उसके बाद ए बी cos थीटा लगा के इसको सॉल्व कर लें। ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 ये है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कि a इज इक्वल टू 4 cos 30i प्लस 4 sin 30j। इस तरह b 3 cos 90i प्लस 3 sin 90j। ओके, अब आप जानते हो कि cos 30 √3/2 होता है, sin 30 1/2 होता है, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो आपके पास ये दो वेक्टर्स बन जाएंगे, इनका डॉट लो। आप जानते हो कि डॉट में सेम यूनिट वेक्टर्स वालों को ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें 2j और 3j आपस में मल्टीप्लाई हो गए, आंसर क्या आ गया 6। तो राइट ऑप्शन आ गया जी हमारे पास बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द गिवन पेयर हैज एंगल 180 डिग्री विद ईच अदर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आप देखिए जरा।
अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ऑलवेज रिमेंबर कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये उसको काउंटर बैलेंस करती है, तो अगर सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड सर्कल होगी। वेट वाली फोर्स डाउनवर्ड, ड्रैग फोर्स अपवर्ड, चैप्टर नंबर 6 में ये पढ़ा हुआ है आपने। सिमिलरली ये भी आप जानते हो कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A जो हैं ये हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती ये प्रॉपर्टी। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑल ऑफ दिस, डेल्टा ऑप्शन। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 4i + 4j - 2k। अब यहाँ पे आपने यूनिट वेक्टर ही निकालना है और यूनिट वेक्टर जो है वो अलोंग दी डायरेक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये देखिए जी सिंपल, आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो आ गया 6। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। y component of a vector is √3 times of its x component, the angle which vector makes with x axis। तो ये देखें जी यहाँ पे गिवन कंडीशन ये है कि y कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स x कंपोनेंट है। लेट जो आपके पास y कंपोनेंट है वो f sin थीटा है और आपके पास जो x कंपोनेंट है वो f cos थीटा है। पुट करें वैल्यू, सॉल्व कर ले एंगल के लिए, तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो आएगा 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो राइट ऑप्शन है वो बनेगी चार्ली ऑप्शन। 20 विच ऑफ द गिवन वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1। तो मैग्नीट्यूड 1 के लिए सिंपल हमें पता है कि हम पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का होल अंडर रूट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास ऑप्शन ए और बी है इनमें से किसी का भी जो है वो 1 नहीं बनता, जबकि जो चार्ली ऑप्शन है उसका जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आ सकता है। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। A vector that is perpendicular to 4i - 3j + k। अब परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या करें, इन सब को आप मल्टीप्लाई करके देखें, इनका डॉट प्रोडक्ट लेके देखें, जिनका आंसर 0 आ गया वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखें जी मैंने इसको सॉल्व किया है तो ए ऑप्शन तो गलत होगी। बी ऑप्शन के लिए जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो मेरा आंसर 0 आ गया। सो वेक्टर i - j - 7 इज परपेंडिकुलर टू जो हमें गिवन वेक्टर दिया हुआ था। सो राइट ऑप्शन आ गया बीटा ऑप्शन। द एंगल बिटवीन i + j एंड j + k इज। अब देखें जी दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एंगल निकालना है तो वंस अगेन आप डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है। पहले मैंने यहाँ पे i + j / j + k जो है सॉल्व किया, इसका आंसर 1 आ गया। फिर मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया और फाइनल फार्मूले में जब पुट किया तो ये आ गया cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका चार्ली ऑप्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो ये भी आपने बहुत दफ़ा जो है पार्ट 1 में किया हुआ है। तो ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट a इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो ये हमेशा होता है a cos थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a.b डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड और a वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स यहाँ पर गिवन ऑप्शन में अगर आप गौर करें तो बीटा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन होगी। सो यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स हैव नेगेटिव मैग्नीट्यूड। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास कभी भी जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी था, आपने पढ़ा हुआ है। सो इसका राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, नन ऑफ दीज। अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल बाय अ फोर्स 3i + 2j इट्स डॉट प्रोडक्ट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये कहाँ होती है, ये डाउनवर्ड होती है। डाउनवर्ड का मतलब ये है हम इसको -j एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने सॉल्व की वैल्यूज, फोर्स की आपके पास वेक्टर है a = g -9.8j बता दिया मैंने कि नेगेटिव साइन ड्यू टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंपल जी डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें पता है कि सेम यूनिट वेक्टर वाले ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 9.8 ये आ गया 19.6, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इसलिए आ गया माइनस। ओके, सो राइट ऑप्शन बन गया इसका बीटा ऑप्शन। If x = y + z and the magnitude of x, y and z are 13, 12 and 5 units, then the angle between। अब once again the magnitude of resultant वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करें, पुट करें वैल्यू, सॉल्व करें तो आपके पास जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री,
ठीक है, ये आप अपने सामने स्क्रीन के ऊपर डिटेल में सोल्यूशन देख सकते हो इसका, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आ गया जी इसका बीटा ऑप्शन। If the magnitude of resultant of two forces of equal magnitude F is also F, then the angle between the forces is। तो वंस अगेन ये आपके चैप्टर नंबर 2 की 2.3 एग्जाम्पल भी है, इसी तरह ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उसके इक्वल हो तो आपके पास जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। तो ये देखिए, रिमेंबर दैट कि व्हेन आपके पास F1 इज इक्वल टू F2, यहाँ पे F2 आना चाहिए, इज इक्वल टू R इज इक्वल टू F, मतलब जब सब का मैग्नीट्यूड सेम हो तो एंगल जो है वो 120 डिग्री होगा। सो राइट ऑप्शन आ गई आपके पास चार्ली ऑप्शन। टॉर्क इज गिवन बाय, तो ये आप देख सकते हो, तो आर को हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, बेसिक जनरल सा जो है MCQ है, तो राइट ऑप्शन आ गया इसका अल्फा ऑप्शन। व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इट हैज़, तो आप जानते हो कि ये हमारे पास जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात हुई है, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में इट मस्ट हैव जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए जीरो टॉर्क, तो डेल्टा ऑप्शन बनती है जी, ऑल आर करेक्ट। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका डेल्टा, ये आप डिटेल भी देख सकते हो। Which pair of forces can give a resultant of 15 न्यूटन? Dear student, once again ये आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रेंज देखना कि आपके पास दो वेक्टर्स का मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो कितना है और रेंज कहाँ लाए करती है। तो ये देखिए ज़रा गौर से ऊपर, ये जो ऑप्शन ए को पहले गौर से देखें। मैक्सिमम का मतलब है दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया 27 न्यूटन आ गया, मिनिमम किया 23 न्यूटन, मतलब अब आंसर 23 और 27 के दरमियान होगा, तो 15 तो नहीं हो सकता। अब आप बी ऑप्शन पे देखें, मैक्सिमम 20 न्यूटन, मिनिमम 0, मतलब 0 और 20 के दरमियान कोई भी आंसर हो सकता है, तो 0 और 20 के दरमियान 15 न्यूटन एग्जिस्ट कर सकता है, लिहाजा राइट ऑप्शन आ गई इसकी बीटा ऑप्शन। अब जरा चार्ली को भी देख लेते हैं, दोनों को ऐड किया आंसर आ गया 14 न्यूटन, माइनस किया आंसर आ गया 8 न्यूटन, मतलब 8 से 14 के दरमियान रेंज है। तो आप देख सकते हैं अब कि आपका 15 न्यूटन किस रेंज में आ रहा है, तो वो रेंज 10 और 10 न्यूटन ही बनती है। सो राइट ऑप्शन आ गया इसका बीटा ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की टेस्ट डिस्कशन खत्म होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर के जरिए आपने अच्छी जो है तैयारी की होगी। अपनी गलतियों को नोट कर लें और कोशिश करें नेक्स्ट टाइम ये ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।